स्वागत एनसीईआरटी कोर्स में। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मगध का उत्कर्ष, और मगध के उत्कर्ष के अंतर्गत हमने देखा कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और घनानंद के शासन का समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो आज उसी मगध के क्षेत्र पर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश पढ़ेंगे, और कौटिल्य जो कि उनके प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने जो कि घनानंद द्वारा जब एक विद्वानों की सभा बुलाई गई और उस समय के जो सबसे बड़े विद्वान थे चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से घनानंद के सत्ता का अंत कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में होगा आपका मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में पहले हम जानकारी के स्रोत शुरू से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया है कि हर चैप्टर की शुरुआत में हम जानेंगे कि उस चैप्टर के बारे में जानकारी के स्रोत हमारे क्या क्या हैं। स्रोतों पर मैंने पहले ही क्लास में चर्चा किया था कि स्रोत दो तरह के होते हैं, एक होता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो स्रोतों पर चर्चा करने के पश्चात जो आरंभिक शासक हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं, अशोक हैं, उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। फिर मौर्य वंश के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं अशोक, और अशोक के अभिलेख, अशोक की धम्म नीति, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश में आप देख रहे हैं कि 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, बीसी, मतलब तो समझ रहे हैं ना बीसी का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एडी, बीसी ये सब मैंने पढ़ा दिया है पहले ही क्लास में, तिथियां। ठीक है, तो बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी जीसस के जन्म के पहले की घटना है। तो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्राचीन भारत में डेट नहीं पूछता, अमूमन डेट नहीं पूछता, क्योंकि बहुत डिबेट है, अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग डेट मिलती हैं, एनसीईआरटी में भी है, लेकिन डेट नहीं पूछता है। और इसमें बस ध्यान रखना है क्रोनोलॉजी का, क्रम का, कि किसके बाद कौन सा है, किसके बाद कौन सा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत को अगर हम देखें तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, विदेशी विवरण भी है। ठीक है, तो साहित्य भी उपलब्ध है, पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध है, और विदेशी शासकों के, विदेशी यात्रियों के विवरण भी हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में जो भारत के अंतर्गत है पुराण है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौर्य काल की जानकारी का स्रोत है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन ये राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, बौद्ध साहित्य है। ठीक है, बौद्ध साहित्य में दीपवंश है, महावंश है, दिव्यावदान है। ठीक है, जैन साहित्य है, कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन, यानी कि इनसे भी मौर्य काल के बारे में जानकारी पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो अभिलेख हैं, सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं अशोक के, और अशोक के अभिलेख क्या थे, उसके राज्यादेश हैं। ठीक है, तो मौर्य काल के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है अशोक का अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो इनसे भी पता चलता है, दरअसल रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है ये बाद की बात है। मौर्योत्तर काल के एक शासक हैं रुद्रदामन, इन्होंने संस्कृत में जूनागढ़ अभिलेख लिखा था, और उस जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील, काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में सुदर्शन झील है, और उस सुदर्शन झील के बारे में इन्होंने बताया कि किसने इसका निर्माण करवाया, कब कब इसका हुआ,
और रुद्रदामन ने भी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके बारे में मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, विदेशी विवरणों में देखें तो मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज और उसकी पुस्तक है इंडिका। मेगस्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है वो अपने मूल रूप में नहीं पाई जाती है। ठीक है, नष्ट हो गई है, लेकिन परवर्ती समय के जो लेखक हुए, एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी, इनके विवरणों से हमें पता चलता है कि मेगस्थनीज ने इंडिका में ये बातें कही हैं। ठीक है, चूंकि मेगस्थनीज मौर्य काल के अंतर्गत था तो उसने मौर्य काल से संबंधित बहुत सी जो है जानकारियां अपनी पुस्तक में लिखी हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि मेगस्थनीज एक विदेशी था और उसे भारतीय स्थितियों की समझ नहीं थी, तो इसलिए उसके लेखन में बहुत सारे भ्रम भी हैं, बहुत सारी अतिशयोक्ति भी हैं। इसलिए इसको हम बहुत सावधानीपूर्वक लेते हैं। और मतलब साहित्यिक स्रोत की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। कोई भी इतिहास में कोई भी तथ्य प्रामाणिक कैसे होता है? मान लीजिए आपसे कभी कोई पूछे कि फला पुस्तक में ये बातें लिखी गई हैं, ठीक है, तो आप सीधे उसको एज ए एविडेंस, प्रमाण कैसे मान लेंगे? ठीक है, साहित्यिक स्रोत की अपनी एक लिमिटेशंस हैं। बहुत से साहित्यिक स्रोत हैं जो कि राजा की प्रशंसा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो उसे हम इतिहास के प्रामाणिक स्रोत के रूप में तभी स्वीकार करेंगे जब उसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से भी हो जाए। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत हमने कहा था कि ज़्यादा प्रामाणिक होते हैं क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों में छेड़छाड़ की गुंजाइश कम होती है। ठीक है, उसमें वो बातें लिखी होती हैं, वो थोड़ा ज़्यादा प्रामाणिक होते हैं। तो सबसे प्रामाणिक इतिहास लेखन का अर्थ हुआ कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, यानी एक जगह उल्लिखित किसी बात को हम अन्य जगह से भी पुष्ट करने का प्रयास करें। अगर वैसी ही मिली जुली बातें मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि उस संदर्भ में किया गया कथन या कही गई बात सही है। ठीक है, तो मेगस्थनीज और उसकी पुस्तक इंडिका है, ये महत्वपूर्ण है। और सिकंदर के साथ आने वाले जो यात्री थे जैसे नियार्कस, आनेसिक्रिटस और एस्टिबुलस, उनके द्वारा जो बातें लिखी गई, ठीक है, तो इससे भी हमें उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी मौर्य काल की जानकारी के लिए पर्याप्त हमारे पास साक्ष्य स्रोत उपलब्ध हैं। साहित्यिक स्रोत भी है, पुरातात्विक स्रोत भी है, विदेशी विवरण भी हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आगे। ठीक है, इसे नोट करते जाइएगा आप लोग। ठीक है, देखिए कौटिल्य का नाम चाणक्य है और एक नाम उनका विष्णुगुप्त है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि जब घनानंद ने एक विद्वानों की परिषद बुलाई और उसमें उस समय के जो सबसे बड़े विद्वान थे, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन्हें आमंत्रित नहीं किया। जब इन्हें पता चला तो ये स्वयं वहाँ गए और सबसे मुख्य कुर्सी पर जाकर बैठ गए। घनानंद आता है, इन्हें मुख्य कुर्सी से उतार दिया जाता है। ये अपमान एक विद्वान का अपमान था और चाणक्य इसे सहन नहीं कर पाया। फिर उसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की सत्ता का अंत किया। तो चाणक्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है और चाणक्य का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी मिलता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त प्रथम के प्रधानमंत्री हैं। इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैकियावेली की रचना प्रिंस है, तो जो स्थान प्रिंस का है राजनीति शास्त्र में, वही स्थान कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भी है। ठीक है, तो इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन कर व्यवस्था का विस्तृत विवरण है। ठीक है, राजा के कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, कि राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राजा के कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, उसमें अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत दिया गया है जो उसकी विदेश नीति है और उसके तहत कहा गया कि पड़ोसी जो होता है ना, वो स्वाभाविक शत्रु होता है। ठीक है, और पड़ोसी का पड़ोसी जो होता है वो मित्र होता है। जैसे ये है ना, तो A B C, ठीक है, तो ये
इसका शत्रु है, ए का शत्रु, और ये बी भी ए का शत्रु होगा क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं। लेकिन बी और सी पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, मित्र होंगे। तो पड़ोसी, ऐसा कहा गया कि पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु होते हैं, हर स्थिति में लागू नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज आप घर जाइएगा और पड़ोसी को उसी भाव से देखिएगा कि चाणक्य ने तो ऐसा कहा है। मे बी पॉसिबल भी है, हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। पड़ोसी चाहे जैसा हो, उससे हमें हमेशा मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि हमारे सुख दुख हर स्थितियों में वो हमारे क्या होता है, साथ होता है। खैर, वो अलग की बातें हैं। तो मंडल सिद्धांत उसकी विदेश नीति है, और ऐसा चाणक्य ने कहा कि पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु होता है और पड़ोसी जो होता है वो मित्र होता है, ठीक है। एक कौटिल्य एक यथार्थवादी राजनीतिक विचारक हैं और उनका मानना है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। राजनीतिक विषय पर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। यानी ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति विषय पर लिखी गई है, राजनीति पर, राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। किस पर है, राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। अर्थशास्त्र नाम है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। कौटिल्य को चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है वो राजनीति शास्त्र पर लिखी गई है, ठीक है। आगे चलें। आगे अर्थशास्त्र में चक्रवर्ती राज्य और राजा का उल्लेख है, ठीक है। चक्रवर्ती राज्य और राजा, मतलब चक्रवर्ती राज्य का मतलब है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ठीक है, यानी हिमालय से हिंद महासागर तक का क्षेत्र, ठीक है। एक जब शासक के अंतर्गत हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का क्षेत्र शामिल होता है तो उसे हम चक्रवर्ती शासक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में चक्रवर्ती शासक का उल्लेख है। कौटिल्य ने कर प्रणाली का तो उसने विस्तृत विवरण दिया है, और गुप्तचर प्रशासन, आर्थिक सामाजिक विषय पर विस्तार से लिखा। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि राजा का जो सुख है ना, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है, ठीक है। मतलब प्रजा के सुख में राजा का सुख है, अतः राजा को वह कार्य करना चाहिए जो प्रजा के हित में है। इस तरह कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। मतलब कौटिल्य ने कहा कि राजा को हमेशा प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए, ठीक है। कौटिल्य ने लिखा कि सेना में सभी वर्ग के लोगों को शामिल करना चाहिए। इस तरह कौटिल्य ने राज्य हित पर सर्वाधिक, दरअसल जब चंद्रगुप्त मौर्य की सेना बनी थी तो उसमें सभी वर्गों के शामिल किए गए थे लोग, ठीक है। तो इसीलिए इसने बात कही है। राज्य के 7 अंगों की चर्चा की है जिसे सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसमें कौन कौन होता है, सम्राट, अमात्य, दुर्ग, कोष, बल, मित्र, राष्ट्र, ठीक है। इनको याद करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कोड दे दिया है, दूब, अमीरा, कोष, यानी दुर्ग, बल, अमात्य, मित्र, राष्ट्र और कोष, ठीक है। ये राज्य के जो है 7 अंग हैं और प्लस 7 में सम्राट होगा, ठीक है। तो ये जो है दूब, अमीरा, कोष के माध्यम से आप अपने भी कोड बना सकते हैं। कौटिल्य ने राज्य के सर्वोच्च अधिकारियों के रूप में 18 तीर्थ और विभिन्न विभागों के 26 अध्यक्ष का उल्लेख किया है, ठीक है। मतलब कौटिल्य ने बताया कि जो राज्य के उच्च अधिकारी हैं, भाई राज्य तो प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से ही चलेगा ना, तो जो उच्च कोटि के अधिकारी हैं वो तीर्थ कहलाते थे, ठीक है। तो 18 तीर्थों का उल्लेख किया है। साथ ही विभिन्न विभागों के अध्यक्ष हैं, तो 26 अध्यक्ष की मदद से राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाती थी। कौटिल्य ने राज्य के लिए एक सक्षम गुप्तचर प्रणाली को आवश्यक बताया है, ठीक है। गुप्तचर जो होते थे ना, वो सूचनाएं लाते हैं, तरह जो राज्य में षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं उनको प्रभावी नहीं होने देते हैं, उसके पहले ही उनका दमन कर दिया जाता है। तो इस अर्थ में कौटिल्य ने गुप्तचर प्रणाली को आवश्यक बताया है। और साथ ही उसने कहा कि राजा को चाहिए कि आय के हर संभव स्रोत का सहारा लेने का उल्लेख किया गया। मतलब जहां भी संभव हो आय के स्रोत अगर है तो उससे हमें आय प्राप्त करनी चाहिए। कृषि को सबसे अच्छा उद्योग माना है, कौटिल्य ने खेती को सबसे अच्छा माना है
और चावल की फसल सर्वोत्तम और ईख की फसल को निकृष्ट बताया है। ठीक है, चावल की फसल को सबसे अच्छा माना है कौटिल्य ने, क्योंकि चावल के बारे में आप जानते हैं अधिक लोगों को खिलाने में सक्षम है, जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। और ईख की फसल को निकृष्ट माना है, अर्थात ईख की जो फसल होती है उसमें संसाधन अधिक लगता है, समय ज़्यादा लगता है, इसलिए कौटिल्य ने ईख की फसल को निकृष्ट माना है। ठीक है, अर्थशास्त्र में एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी मौर्य शासक के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, आगे चलें। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है मेगास्थनीज की इंडिका। ये चूंकि समकालीन है इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मेगास्थनीज का विवरण है इंडिका नाम से। ठीक है, ये अपने मूल रूप में नहीं मिलती, इंडिका अपने मूल रूप में नहीं मिलती, बल्कि परवर्ती लेखकों से इसके बारे में जानकारी मिलती है। परवर्ती लेखकों, ठीक है, जैसे एरियन है, स्ट्रेबो है, ठीक है, प्लिनी है आदि। इन्होंने कहा कि मेगास्थनीज ने ऐसा इंडिका में लिखा है। ठीक है, ये पुस्तक नष्ट हो गई है, इंडिका अपने मूल रूप में नहीं मिलती है। परवर्ती यानी बाद के लेखकों में, जब बाद के लेखकों ने बताया कि इस तरीके का विवरण मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है, तब हमें पता चलता है कि इंडिका में ये बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो मेगास्थनीज यूनानी शासक हैं, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये ध्यान रखना, मेगास्थनीज कौन था? यूनानी था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, तक्षशिला के आसपास का में इसका जो है सेल्यूकस निकेटर का शासन था, तो उसके राजदूत के रूप में ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुआ था। मेगास्थनीज ने भारत की भौगोलिक स्थिति, नगर प्रशासन और पाटलिपुत्र नगर का व्यापक वर्णन किया है। ठीक है, भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति है, नगर का जो प्रशासन, पाटलिपुत्र का विशेषकर जो प्रशासन है, उसका वर्णन किसने किया है? मेगास्थनीज ने। सम्राट की दिनचर्या, उसके व्यक्तित्व का वर्णन किया और लिखा कि राजा सदैव प्रजा के विचारों को सुनने के लिए उपलब्ध रहता था। ठीक है, मेगास्थनीज ने उत्तरापथ मार्ग का उल्लेख किया है। ठीक है, उत्तरापथ मार्ग मतलब कि जो उत्तर से दक्षिण है, 1300 मील लंबा था और ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह से तक्षशिला तक जाता था। ठीक है, तो उत्तरापथ मार्ग का इसने उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने कश्मीर में दर्दिस्तान में सोने की खान की चर्चा की है। ठीक है, और यहाँ वो एक गलती करता है और वो कहता है कि सोने की खान से जो सोने की खुदाई का काम है वो चींटियां करती हैं। ठीक है, ये उसके विवरण में एक जो है भ्रामक है, वो हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके भ्रामक विवरण हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में बने राजभवन की विशालता का वर्णन किया और लिखा कि पोलिब्रोथा यानी पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है, नगर का जो प्रबंधन है, वो 30 सदस्यों की एक परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। यह परिषद 6 समितियों में बटी थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, मेगास्थनीज ने लिखा कि चोरी बहुत कम होती है। ठीक है, यानी भारत में चोरी बहुत कम होती है। मेगास्थनीज ने आगे लिखा कि भू राजस्व जो है, भू राजस्व के रूप में 1/4 लिया जाता है। कर चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया है, मतलब कर चोरी सबसे बड़ा अपराध था। ठीक है, मेगास्थनीज के विवरण में कुछ बातें भ्रामक भी हैं, जैसे भारतीय समाज का 7 भागों में विभाजन। ठीक है, इनमें है दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। मेगास्थनीज कहता है कि भारतीय लेखन कला से परिचित नहीं है। ठीक है, भारत में दास प्रथा नहीं है, जबकि आप देख रहे हैं कि वैदिक काल से भारत में दास हैं। ठीक है, दासराग युद्ध हुआ था, जो पराजित हुए थे दास बना लिए गए थे। ठीक है, तो ये भ्रामक विवरण है कि भारत में दास नहीं है। भारत में अकाल नहीं पड़ता। ठीक है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के सोहगौरा और महास्थान अभिलेख में
अकाल के दौरान राजकीय सहायता किए जाने का उल्लेख है। ठीक है, महास्थान कहाँ है? बंगाल में, बांग्लादेश में, और सोहगौरा गोरखपुर के आसपास है। ठीक है, तो अकाल के दौरान राजकीय सहायता का उल्लेख किया गया। अकाल तो पड़ता ही था, हमें पता भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ गए थे दक्षिण में, 12 वर्षों का अकाल पड़ा था मगध में। ठीक है, तो ये बात भी भ्रामक है। तो इस भ्रामक विवरण का कारण मेगस्थनीज को भारतीय परिस्थिति और सामाजिक परंपरा की समझ का न होना है। ठीक है, मतलब वो यूनानी था, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसे भारतीय परिस्थितियों की उतनी गहन जानकारी नहीं थी, इसलिए उसके कुछ विवरण भ्रामक हैं। जैसे वो कहता है कि सोने की खान से खुदाई का काम चींटियों द्वारा किया जाता है। क्या ये संभव है? नहीं। ठीक है, या तो उसके विवरण में कुछ गलती त्रुटि हुई होगी, चूंकि इंडिका मूल रूप में नहीं होती। तो इस तरीके से मेगस्थनीज की इंडिका को एज ए सोर्स बहुत ही सावधानी पूर्वक लेने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे चलें। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र, पटना का क्षेत्र, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी है। मौर्यों का राज चिन्ह क्या है? मयूर, जो इनके सिक्कों पर भी अंकित मिलेगा, मयूर। ठीक है, यूनानी लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस कहा गया है। सर्वप्रथम एक विद्वान है जिनका नाम है विलियम जोन्स। ठीक है, इन्होंने इन तीनों नामों का जो तादात्म्य है, इन तीनों नामों का जो संबंध है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया। ठीक है, और पोलीब्रोथा का समीकरण पाटलिपुत्र से। ठीक है, तो विलियम जोन्स ने ही सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी नामों को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जोड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य का उद्देश्य क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उद्देश्य है वह यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराना। मतलब आप देख ही रहे हैं कि सिकंदर का आक्रमण है, और फिर पश्चिमोत्तर भारत के अंतर्गत यूनानी स्थापित हो चुके हैं। तो यूनानियों के शासन से भारत को मुक्त कराना पहला उद्देश्य है। नंदों का मगध पर शासन है, और नंदों का शासन बहुत ही घृणित शासन था, और उस शासन का अंत करना। घनानंद शमशान से भी कर वसूला था और एक आतताई अत्याचारी शासक था। तो नंदों के घृणित शासन और अत्याचारपूर्ण शासन से मुक्त कराना दूसरा उद्देश्य था। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चोर, म्लेच्छ, आटविक और शस्त्रोपजीवी श्रेणियों से अपनी सेना का निर्माण किया। भाई कोई शासक थोड़ी न थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो इन्होंने समाज की निचली पायदान के लोगों से, चोर हैं, म्लेच्छ हैं, ठीक है, आटविक हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, शस्त्रोपजीवी हैं, जो युद्ध के माध्यम से अपने जीवन निर्वाह करते हैं, इनसे उसने एक सेना बनाई और इस सेना से उसने घनानंद को पराजित किया। ठीक है, जस्टिन एक इतिहासकार हैं, विद्वान हैं। उन्होंने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है वो डाकुओं का गिरोह है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा, कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह है। चोर, म्लेच्छ, आटविक, शस्त्रोपजीवी, यानी समाज के असामाजिक तत्वों से बनी है। ठीक है, प्लूटार्क है, एक अन्य विद्वान है प्लूटार्क, वो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर, समझ रहे हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में जो है सैनिकों की भी संख्या बता रहा है। प्लूटार्क कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। ठीक है, और इस तरीके से एक युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, आई बात क्लियर? उद्देश्य क्या है? यूनानियों के शासन से देश को मुक्त कराना, नंदों के घृणित अत्याचारपूर्ण शासन से देश को मुक्त कराना। और इस मुक्त कराने का कैसे संभव है? पहले तो एक सेना का गठन किया जाए,
तो सेना तो कोई चंद्रगुप्त मौर्य कोई शासक तो थे नहीं, तो इन्होंने समाज के निचले तबके के लोगों से, उसमें चोर, म्लेच्छ, आटविक, शस्त्रोपजीवी ये वर्ग शामिल हैं, उससे एक बड़ी सेना बनाई और उस सेना की मदद से उसने एक युद्ध में नंदों को पराजित किया। ठीक है। जस्टिन एक विद्वान है, वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है वो डाकुओं का गिरोह है। ठीक है। और प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना से की मदद से पूरे भारत को रौंद डाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखिए, सेल्यूकस के विरुद्ध युद्ध, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर जो तक्षशिला और उसके पश्चिमोत्तर भाग में शासन कर रहा था और इसी के राजदूत के रूप में मेगस्थनीज इसकी दरबार में आया था। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था और सिकंदर का सेनापति है सेल्यूकस, सीरिया का शासक है। ठीक है। निकेटर इसकी उपाधि है। 305 ईसा पूर्व में इसने सिंधु नदी पार किया। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका युद्ध हुआ। इसमें सेल्यूकस पराजित हुआ, एक संधि हुई और यह प्रथम अंतर्देशीय संधि के नाम से जानी जाती है। ठीक है। आगे संधि की शर्तें क्या थी? तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को, सेल्यूकस चूंकि पराजित हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ क्षेत्र दिया, जैसे कांधार का क्षेत्र, उसे आर्कोसिया कहते थे। काबुल, पेरोपनिसडाई, काबुल का क्षेत्र मिला। एरिया, हेरात दिया। जेड्रोसिया का क्षेत्र दिया। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, उसकी पुत्री का नाम था हेलना, उसका विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। ठीक है। यानी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। ठीक है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह का उदाहरण था। ठीक है। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इसके पहले मेगस्थनीज कांधार का राजदूत था, यह ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया। ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कुछ दिया। तो इस तरीके से ये पहला जो यूनानियों से इसका संघर्ष था, यूनानियों से मुक्त हो गया, नंदों से मुक्त किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारत में विधिवत रूप से हो गई। ठीक है। अब दूसरे महत्वपूर्ण शासक हैं जिन्हें बिंदुसार या अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। तो बिंदुसार कहते हैं उसके चेहरे पे बहुत सारे बिंदु थे, दाग थे, इसलिए उसे बिंदुसार कहा गया। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा की संतान है बिंदुसार। अमित्रोकेडीज, अमित्रघात, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, इन्हें कहा जाता है। दिव्यादान जो बौद्ध ग्रंथ है वो कहता है कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ। ठीक है। और उस विद्रोह को वहाँ का जो गवर्नर था, प्रांत का गवर्नर सुसीम, दबा नहीं सका। तत्पश्चात अवंती के गवर्नर अशोक को भेजा जिसने विद्रोह को शांत किया। इस बात को समझिए, जो अभी अशोक के अभिलेखों में भी इसकी चर्चा आएगी। प्रांत होते थे, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रांत होते थे उसके जो प्रमुख होते थे वो आर्यपुत्र होते थे, राजा की संतानें होते थे। ठीक है। या उच्च कुल से होते थे प्रशासनिक अधिकारी। और जो मौर्य शासन के अंतर्गत है वो कहा गया कि प्रांतों पर बहुत ही कठोर नियंत्रण स्थापित किया जाता था। ठीक है। तरह तरह के, अब इतने सारे कर हैं, वो सब वहाँ की जनता से लिया जाता था और उस कर को प्राप्त करने के लिए अत्याचार भी करते थे। ठीक है। इसी क्रम में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, समझ रहे हैं। और तक्षशिला के जो नागरिक थे उसने अपने प्रांतपति के विरुद्ध शिकायत की थी। ठीक है। और इसी क्रम में वहाँ अशोक को भेजा गया। अशोक ने वहाँ की समस्याओं को, शिकायतों को सुना, समझा और उसे दूर किया। तत्पश्चात वो विद्रोह समाप्त हुआ था। ठीक है। तो तक्षशिला में जो विद्रोह था वो बिंदुसार के समय में हुआ था। सीरिया का एक शासक है, उसका नाम है एंटियोकस। एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक एक राजदूत भेजा था। ठीक है। और बिंदुसार ने सीरियाई जो नरेश है, सीरियाई नरेश है एंटियोकस, उससे 3 चीजों की मांग किया था। क्या क्या?
मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक, 2 चीज़ें तो उसने भिजवा दिया। मदिरा और सूखी अंजीर तो एंटियोकस ने भिजवा दिया, लेकिन दार्शनिक भेजने से उसने मना कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि वह उसकी परंपरा के अनुकूल नहीं है। ठीक है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद भी रहती थी, जिसका प्रधान था खल्लाटक। ठीक है। अब है नेक्स्ट अशोक प्रियदर्शी। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है, एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बौद्ध जो ग्रंथ साहित्य हैं उसमें कहा गया कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासन प्राप्त किया, इस तरह का विवरण मिलता है। दरअसल अशोक ने अपने जीवन काल में एक युद्ध लड़ा, जिसकी चर्चा हम करेंगे, कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध में एक बड़ा नरसंहार हुआ, एक बड़ी संख्या में लोग मारे गए, युद्धबंदी बनाए गए। इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष, यानी युद्ध की जगह धम्म के माध्यम से धम्म विजय की अपनी जो है यात्रा उसने शुरू की। ठीक है। तो बाद में मतलब, हालांकि उसने कभी अपनी सेना भंग नहीं की अशोक ने, उसने अहिंसा का मार्ग दिया, धम्म की नीति अपनाई, धम्म, उसका धम्म भी पढ़ेंगे। तो शांति की नीति पर उस आगे बढ़ा। ठीक है। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य में अगर शांति व्यवस्था स्थापित करनी है तो उसके 2 रास्ते हैं, या तो ताकत के माध्यम से, और ताकत के लिए एक बड़ी सेना चाहिए, एक बड़ा खर्च है, जनता पर अतिरिक्त कर, अतिरिक्त बोझ आरोपित करना पड़ेगा, तभी तो इतनी बड़ी सेना, विशाल सेना बनाई जाएगी। दूसरा है कि क्यों न हम जनता में नैतिकता के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करें, और इसी नैतिकता या एक तरीके से कह लें आचरण संहिता के रूप में अशोक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया, जो कि खासा सफल रहा। ठीक है। तो इस तरह के उल्लेख मिलते हैं बौद्ध ग्रंथों में कि उसने 99 भाइयों की हत्या की, इस तरह का। तो वो उसके अपने मतलब बौद्ध धर्म के महत्व को दर्शा रहा है कि अशोक बौद्ध अनुयायी होने के पहले इस तरीके का था, लेकिन बौद्ध अनुयायी होने के बाद वो अहिंसक हो गया। ठीक है। तो ये सब बहुत सावधानी पूर्वक, इतिहास इसी अर्थों में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और आपस में लोगों के जो है विवाद का विषय भी बनता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई मित्र है, ठीक है, आप उससे चर्चा कर रहे हैं, अब वो कह रहा है कि नहीं, कैसे कह रहे हो, अशोक तो ऐसा था, दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ साहित्य कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, 99 भाइयों को मार के शासक बना, वो कैसे अहिंसक आप कह सकते हो, बाद में वो उसकी भी इस तरह की नीति थी। ठीक है। तो साहित्यों की अपनी लिमिटेशंस हैं, इसीलिए इतिहास एक वैज्ञानिक विषय है, यानी जो तथ्य, जो कथन आप कह रहे हैं, उस तथ्य, उस कथन के समर्थन में मजबूत तर्क जरूर होना चाहिए। मजबूत तर्क के अभाव में आपका कथन निरर्थक हो जाएगा, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इस अर्थ में अगर हम देखें तो विज्ञान की तरह होता है इतिहास, और पूरा इतिहास लॉजिकल है। हमेशा आपको कुछ भी, मतलब कहीं भी आप देखेंगे, अभी तो आप मान लीजिए एनसीईआरटी क्लास में हैं, आपका फाउंडेशन ये तैयार हो रहा है, लेकिन जब आप और अपर लेवल पे आएंगे, एडवांस क्लासेस के अंतर्गत आएंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, और जब आप लेखन वगैरह करेंगे, आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। संस्कृति आईएएस का हमेशा उद्देश्य रहा है, चाहे वो एनसीईआरटी कोर्स हो, एडवांस तो क्लासेस आप जानते ही हैं कि पूरे देश में इस तरह के जो गाइडेंस है वो कहीं उपलब्ध नहीं है हिंदी मीडियम में। तो ये पूरा कोशिश संस्कृति आईएएस का अपनी तरफ से रहता है कि छात्रों को एक सही डायरेक्शन में बताया जाए चीज़ों को, जिससे कि वो प्रतियोगी परीक्षा यानी कंपटीशन ओरिएंटेड तैयारी कर सकें। ठीक है। भ्रम न हो, दुविधा न हो, विषय के साथ उलझन न हो, किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत हो, आप हमारी टीम से संपर्क करिए।
जितने भी हर विषय के शिक्षक हैं आपसे जुड़ेंगे। इतिहास में अभी भी कोई डाउट है, कोई संदेह है, आप हमारी टीम को बताइए। हम तत्काल आपकी सेवा में तुरंत आपसे वार्ता करेंगे। टेलीफोनिक बातें होंगी, डाउट के माध्यम से क्लासेस होंगी, यानी कि किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो खैर, इन सब चीज़ों पे तो चर्चा होती रहेगी। तो इसका जो उद्देश्य था कि अशोक महान भी है भारतीय इतिहास में, अशोक को महान शासक भी कहा जाता है, और महान शासक इसलिए भी कहा जाता है कि एक बड़े साम्राज्य में जिस तरीके से शांति व्यवस्था अशोक ने स्थापित की वो अद्वितीय थी। शासक को अपनी तात्कालिक समस्याओं का ज्ञान था और उन समस्याओं के समाधान उसके द्वारा किया गया, और वो समाधान केवल उस समय तक ही नहीं बल्कि भविष्य में भी उपयोगी रहे। आज भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, समान आचार संहिता की बात होती है। न्यूज़पेपर में तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, पॉलिटी में भी पढ़ेंगे। डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता की बात की जाती है, यानी समान कानून की बात की जाती है। और अभी भी वो व्यवस्था पूरी तरीके से भारत में लागू नहीं हो पाई है, जबकि लगभग 75-76 वर्ष हो गए भारत को स्वतंत्र हुए। और उस समय अशोक ने पूरे साम्राज्य में अपने अभिलेखों के माध्यम से, धम्म नीति के माध्यम से धम्म का प्रसार करके एक शांति व्यवस्था स्थापित किया था। अहिंसा, मतलब कलिंग के बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया था। ठीक बात है कि उसने अपनी सेना कभी भंग नहीं की, और एक शासक होने के नाते उसे करना भी नहीं चाहिए। कब क्या आवश्यकता पड़ जाए, हाँ, आटविकों को वो धमकी भी देता है कि वो अपनी उदंडता को कंट्रोल करें, अन्यथा उसके एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में अहिंसा है तो दूसरे हाथ में तलवार है। तो इस तरीके का उसने धमकी भी दिया था, ठीक है। तो अशोक के बारे में शुरू करें। 269 ईसा पूर्व यानी 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। राज्याभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन का उपराज्यपाल था, ठीक है। अभिलेखों में, मतलब अशोक के अभिलेखों में सबसे बड़े व्यापक स्तर पर अशोक के ही अभिलेख मिले हैं। तो अभिलेखों में इसे देवनाम प्रियदसी, ठीक है, यानी देवताओं का प्रिय, ठीक है, कहा गया है। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उसमें अशोक के लिए देवनाम प्रियदसी अर्थात देवताओं का प्रिय कहा गया है। राजा उपाधि से भी संबोधित किया गया है। अशोक के 4 लघु शिलालेख हैं, 3 कर्नाटक में हैं, 1 मध्य प्रदेश में है, जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख है। परीक्षा में अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है कि किन अभिलेख में, किन लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत नामों की चर्चा है, ठीक है। तो 4 हैं, 3 कर्नाटक में है और 1 मध्य प्रदेश में है। तो मास्की, नेत्तूर, उडेकोलम ये कर्नाटक में है और गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। इसमें अशोक के व्यक्तिगत नामों की चर्चा यानी अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेकोलम ये 4 लघु शिलालेख हैं जिनमें अशोक के व्यक्तिगत नाम की चर्चा मिलती है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए अशोक के अभिलेख। तो अशोक भारतीय इतिहास में पहला शासक था जिसने एक बड़े पैमाने पर यानी प्रजा को, राज्य की जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। अभिलेखों के माध्यम से राजाज्ञा उन तक पहुंचाने का प्रयास किया, ठीक है। तो अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे प्रजा को संबोधित किया, ठीक है। तो अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। भाई उस समय कोई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर, अखबार तो होता नहीं था। जैसे आज चीज़ें आती हैं कि सरकार ने ऐसा किया,
इस तरह की व्यवस्था हुई, यहाँ ये घटना घटी, हमें इस नीति का पालन करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए। आज पूरे भारत का शासन संविधान से संचालित है, उस समय इस तरीके का तो होता नहीं था। कानून समय समय पर आवश्यकता के अनुसार राजा द्वारा बनाए जाते थे, परंपरा विधि नियमों से ही राज्य का संचालन होता था। तो अपने साम्राज्य की प्रजा को संबोधित करने के लिए अशोक ने अभिलेखों का सहारा लिया और अपने राजाज्ञा को अभिलेखों पर खुदवाया। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख हैं वो 5 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, या 5 श्रेणियों के हैं, 5 श्रेणियों में मिलते हैं। दीर्घ शिलालेख है, लघु शिलालेख है, पृथक शिलालेख है, दीर्घ स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है। तो ये 5 श्रेणियों के उसके शिलालेख हैं, 5 श्रेणियों में है। ठीक है, अभी हमने कहा कि मास्की गुर्जरा नेत्तुरु डेगोलम में अशोक के व्यक्तिगत नाम मिलता है। अन्य अभिलेखों में देव नाम पीदसी अर्थात देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्यारा, ये नाम मिलता है और इसकी यही मतलब उपाधि के रूप में देव नाम पीदसी मिलता है। ठीक है, उसके अभिलेख जो अशोक के अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में रचे गए हैं। ठीक है, अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत। और राज्य भर में अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामैक, यूनानी, इन चारों लिपियों का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में है। ठीक है, तो अधिकांश मतलब सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग है। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी और अरामाइक लिपि का प्रयोग है। ठीक है, अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि अरामाइक और यूनानी दोनों है। ठीक है, तो ये ध्यान लेना। अभिलेखों से मतलब अशोक के जो अभिलेख हैं उससे उसके जीवन वृत्त मतलब जीवन से संबंधित जो जानकारियां हैं उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसकी आंतरिक और परराष्ट्र नीति और उसके राज्य के विस्तार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक, तो इस तरीके से अशोक के अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी जानकारी या मौर्य काल की जानकारी के एक महत्वपूर्ण स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए कलिंग का युद्ध और उसका प्रभाव। 269 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 और 261 के आसपास कलिंग का युद्ध हुआ, मतलब राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। तो राजगद्दी पर बैठने के पश्चात अशोक ने केवल एक युद्ध किया जो कलिंग के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब पूरे अपने कार्यकाल के दौरान अशोक ने केवल एक युद्ध किया है जो कलिंग का युद्ध के नाम से जाना जाता है। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि चूंकि महापद्मनंद, थोड़ा याद करिए, पीछे जाइए, महापद्मनंद ने कलिंग की विजय किया था, वहां से जिन की मूर्ति उठा लाया था, कलिंग में नहरों का विकास करवाया था। ठीक है, तो कलिंग तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी कलिंग किसके अंतर्गत था? मगध मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। लेकिन बिंदुसार के समय कभी किसी ऐसे समय में कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता को क्या कर दिया था? घोषित कर दिया था। ठीक है, तो उसी कलिंग को अपने अधीन बनाने के लिए अशोक ने कलिंग का अभियान किया था। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, और इस युद्ध में मतलब जो कलिंग से युद्ध हुआ वहां से अशोक के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और कई लाख लोग बर्बाद हुए। ठीक है, और इस कलिंग युद्ध की जो चर्चा है वो अशोक के 13वें शिलालेख में है। ठीक है, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए और कई लाख बर्बाद हो गए। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस युद्ध में भारी नरसंहार हुआ और इसने अशोक का क्या कर दिया? हृदय दहला दिया। और फिर अशोक ने निर्णय लिया कि वो युद्ध नीति को नहीं का त्याग करके सांस्कृतिक विजय
की तरफ अग्रसर होगा। यानी भौतिक विजय की जगह सांस्कृतिक विजय को उसने अपनाने की बात कही। भौतिक विजय का आशय है युद्ध नीति, युद्ध नीति के माध्यम से विजय, और सांस्कृतिक विजय का माध्यम है कि धम्म नीति के माध्यम से विजय। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में भेरी घोष के बदले धम्म घोष की नीति अपनाई। ठीक है, और कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, और इसी में कहा गया है कि अशोक ने भेरी घोष के बदले धम्म घोष, भेरी घोष युद्ध नीति के बदले धम्म नीति का अनुसरण या धम्म नीति को अपनाता है। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए अशोक की धम्म नीति क्या है। धर्म भी मिलता है, एनसीईआरटी में अगर देखेंगे ना तो धम्म के लिए धर्म शब्द का भी प्रयोग है, लेकिन मैंने जानबूझ के यहां धम्म लिखा है क्योंकि सटीक यही है। ठीक है, तो धम्म नीति का अर्थ है कि ये एक आचार संहिता है। धम्म नीति क्या है? कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, तो ये क्या है? एक आचार संहिता है। आचार संहिता का अर्थ क्या होता है? आचरण करने का, कि आपको क्या आचरण करना चाहिए और क्या आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? एक आचार संहिता है। ठीक है, कोई धर्म नहीं है। अशोक का जो धम्म है वो कोई धर्म नहीं है, वो एक आचार संहिता है। यानी आचरण करने के लिए ये बताता है कि हमें क्या आचरण करना चाहिए और क्या आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो समाज को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए अशोक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया। दरअसल इस बात को समझ लीजिए, चूंकि अशोक के शासन के अंतर्गत एक बड़ा विशाल साम्राज्य है जो पश्चिमोत्तर भारत यानी तक्षशिला से लेकर, ठीक है, अफगानिस्तान तक अशोक के अभिलेख पाए जाते हैं। ठीक है, आप देख भी रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो उसके अभिलेखों की भाषा है वो अरामाइक और यूनानी लिपि और भाषा वही है। ठीक है, तो अफगानिस्तान से लेके दक्षिण भारत, कर्नाटक, श्रवण बेलगोला, चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब एक विशाल साम्राज्य उसके अंतर्गत है। इधर गिरनार से लेके, काठियावाड़ से लेके और पूरा मतलब कि मध्य प्रदेश वगैरह सब उसके साम्राज्य के अंतर्गत शामिल है। मतलब बांग्लादेश तक, महास्थान, ठीक है, बांग्लादेश में। तो एक विशाल साम्राज्य अशोक के शासन के अंतर्गत है। इस बात को समझ लीजिए। ये भारत का नक्शा है और ये मान लीजिए अफगानिस्तान है, यहां से लेके दक्षिण कर्नाटक तक है और गुजरात से लेके कहां तक है? बांग्लादेश तक है। एक विशाल साम्राज्य है अशोक के अंतर्गत, और इस विशाल साम्राज्य में एक बड़ी जनसंख्या है। क्या है? एक बड़ी जनसंख्या है। एक बड़ी जनसंख्या है, और इस बड़ी जनसंख्या के अंतर्गत आप देखेंगे तो एक भारी विविधता है जो भाषा के अंतर्गत है, यानी सांस्कृतिक विविधता है, धर्म की विविधता है, रहन सहन खान पान की विविधता है। खान पान की विविधता है कि नहीं? यानी एक सांस्कृतिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता मौजूद है। और इतने बड़े साम्राज्य के अंतर्गत हमें क्या मेंटेन करना है? लॉ एंड ऑर्डर, जिसे आज के हम भाषा में कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। और इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के दो तरीके हैं। एक, शक्ति के बल पे मेंटेन किया जाए, यानी ताकत के माध्यम से इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, सेना के दम पे मेंटेन किया जाए। दूसरा है रचनात्मक कार्यों या शांति की नीति के माध्यम से मेंटेन किया जाए।
शांति की नीति से। अगर हम पहला मार्ग चुनते हैं ताकत का, तो शक्ति किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह समस्या का समाधान नहीं होगा और आवश्यकता पड़ने पर ताकत का विरोध ताकत से मिल सकता है, विद्रोह हो सकते हैं, तो राज्य में हमेशा अशांति बनी रहेगी। ठीक है, अगर हम शांति की नीति का प्रतिपादन करें, एक आचार संहिता में लोगों को बांध दें और उसके माध्यम से अगर हम शांति स्थापित करें, तो इससे राज्य के संसाधन पर भी कम दबाव पड़ेगा, शासन में भी खुशहाली रहेगी। ठीक है, नागरिक नागरिक के प्रति प्रेम का भाव रहेगा। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अशोक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आ गई समझ में बात। तो अशोक की धम्म नीति जो है वो कोई धर्म नहीं है, वो एक आचार संहिता है। आचरण करने के तरीके पर बल देता है, कहता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका क्या मानना है, तो इसका उपदेश क्या है? लोग माता पिता की आज्ञा माने, शिष्टाचार बालक की तरह व्यवहार करें, उनके जो माता पिता कहते हैं उनकी आज्ञा माने, ब्राह्मणों बौद्ध भिक्षुओं का आदर करें। चूंकि वो स्वयं बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट करता है, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक बौद्ध हो जाता है और बौद्ध धर्म में अपनी आस्था व्यक्त करता है, प्रकट करता है। तो कहता है कि ब्राह्मणों और बौद्धों का आदर करें। एक तरीके से धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। दासों और सेवकों के प्रति दया करें, जीवों के प्रति भी दया करें। ठीक है, जीवों के प्रति भी दया करें। दासों, सेवकों, जीवों यानी प्राणी मात्र के प्रति क्या होना चाहिए? दया का भाव होना चाहिए। ठीक है, तो उसने कहा कि धम्म नीति के तहत कि लोग माता पिता की क्या करें? सेवा करें, माता पिता की बात माने, गुरुओं का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें, बौद्ध ब्राह्मण इनका आदर करें, जीवों के प्रति प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। ठीक है, ये इसने कहा और इसके लिए उसने कुछ कदम भी उठाए। मनुष्यों और पशुओं के कल्याण के लिए उसने कुछ कदम भी उठाए। समझ रहे हैं? साथ ही अपने इस नीति के प्रसार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में उसने धम्मदूत भेजे। ठीक है, और धम्मदूत के माध्यम से अपने इस उपदेश को भारत ही नहीं, भारत की ही भूमि पर ही नहीं, पड़ोसी देशों की भूमि तक भी प्रसारित किया। जैसे श्रीलंका में वो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अपने मतलब भारत भूमि के साथ साथ पड़ोसी देशों में भी उसने धम्मदूत भेजे, यानी इस तरह की बातों का प्रसार उसने किया। ठीक है, समाज के विभिन्न वर्गों में धम्म की नीति या धम्म का प्रचार करने के लिए, यहां धर्म लिखा है लेकिन धम्म के ही अर्थ में है। ठीक है, धम्म का प्रचार करने के लिए उसने धम्म महामात्र नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की। ये धम्म के प्रचार करने के लिए उसने धम्म महामात्र अधिकारी की नियुक्ति की। ये सुनिश्चित किया कि लोगों को न्याय मिले। क्योंकि न्याय एक सभ्य समाज का क्या होता है? दर्पण होता है। एक सभ्य समाज में न्याय सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो न्याय को सुनिश्चित करने के लिए उसने एक राजुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की। ठीक है, तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, राजुकों की नियुक्ति की, ताकि लोगों को न्याय मिल सके और लोग धम्म का पालन कर सकें। ठीक है, पशु पक्षियों की हिंसा पर उसने रोक लगा दी। तो उसके साम्राज्य में पशु पक्षी पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया। ठीक है, तड़क भड़क वाले सामाजिक समारोहों पर भी उसने क्या किया? अंकुश लगा दिया। ठीक है, कि तड़क भड़क जो लोग सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। वैदिक कर्मकांडों को भी उसने प्रतिबंधित किया। ठीक है,
इस तरह अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। भाई जियो और अन्य लोगों को भी जीने दो, पशु पक्षी प्राणियों को भी जीने दो, खुद भी जियो और सबको साथ में जीने दो, ठीक है। और जीवों के प्रति दया और बांधवों के प्रति सद्व्यवहार की सीख अशोक ने अपनी इस धम्म नीति के माध्यम से दिया, ठीक है। अशोक के उपदेशों का उद्देश्य सहिष्णुता के आधार पर तत्कालीन समाज व्यवस्था को बनाए रखना था। मतलब इस तरीके की नीति के माध्यम से, धम्म नीति के माध्यम से एक बड़े साम्राज्य को संगठित करना ही अशोक का क्या था, उद्देश्य था, जो कि वो काफी हद तक अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में सफल भी था, ठीक है। आगे चले, अब देखते हैं इतिहास में अशोक का स्थान, ठीक है। तो निश्चित रूप से अशोक अभी तक के जितने भी शासक आपने देखे, मतलब पहली बार मौर्यों के अंतर्गत एक राजनीतिक एकीकरण आपको देखने को मिला। उत्तर भारत के अंतर्गत एक राजनीतिक एकीकरण, एक बड़ी राजनीतिक इकाई स्थापित की गई और चंद्रगुप्त मौर्य ने उस दिशा में प्रयास किया, बिंदुसार, लेकिन अशोक किसने उस पूरे साम्राज्य को संगठित किया बिना हिंसा के। मतलब अगर कलिंग युद्ध को अपवाद में देखा जाए तो इस कलिंग युद्ध के पश्चात उसने किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं की, कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, बावजूद इसके एक बड़े साम्राज्य को वो संगठित रखने में सफल रहा। अगर इस अर्थ में देखें तो इतिहास में अशोक एक विलक्षण शासक के रूप में स्थापित होता है, ठीक है। तो अशोक ने देश में, पूरे भारत के अंतर्गत एक राजनीतिक एकता स्थापित की, ठीक है। ठीक, उसने एक धर्म, धम्म के माध्यम से एक धर्म, एक भाषा और प्रायः एक लिपि के सूत्र में सारे देश को बांध दिया। सबसे अधिक प्रयोग ब्राह्मी लिपि का हुआ है। खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी 4 लिपि हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग ब्राह्मी लिपि का हुआ है। प्राकृत भाषा, एक लिपि, एक धर्म में सारे देश को क्या कर दिया, बांध दिया, एकजुट कर दिया। तो इस तरीके से उसने धर्म, भाषा और लिपि के माध्यम से भी एकता स्थापित की। चूंकि उसके अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी में है, पर देश के एकीकरण में उसने अन्य लिपि, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी, सभी लिपियों का सम्मान किया। इसी तरीके से भारत में बहुत सारे धर्म हैं। अब एक धर्म उसने दबाव नहीं डाला कि आप लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता के माध्यम से उसने उसका मतलब उसको उस एक धार्मिक एकता को स्थापित किया। आप ये बात समझ में आई? एक धर्म कहने का अर्थ हुआ कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति के माध्यम से उसने एक धर्म स्थापित किया, मानव धर्म स्थापित किया। धम्म के माध्यम से, एक आचार आचरण संहिता के माध्यम से उसने इस एक धर्म की अवधारणा को प्राप्त करने का प्रयास किया। वो कहता है बौद्धों का भी सम्मान करिए, ब्राह्मणों का भी सम्मान करिए, और खुद उसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोशाल ने किया था। और बारबर की गुफा बिहार में है, गया जिले में बारबर, वहां की गुफाओं को उसने आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था, ठीक है। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था कि आप बौद्ध धर्म अपनाइए, आप ब्राह्मण धर्म अपनाइए, आप आजीवक संप्रदाय अपनाइए। अपने अपने संप्रदाय को आप मानते रहिए, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता का भाव बना रहे। तो इस धार्मिक सहिष्णुता के माध्यम से उसने एक धर्म की बात को स्थापित किया, ठीक है। यह कहने का आशय, मतलब अपने धर्म का तो उसने मान बढ़ाया ही, अन्य धर्मों के प्रति भी उसने सहिष्णुता दर्शाई, अन्य धर्मों का भी उसने सम्मान किया। इसी तरीके से ब्राह्मी लिपि का तो उसने ठीक है अधिक प्रयोग सर्वाधिक किया, लेकिन ऐसा नहीं कि अन्य लिपियों को उपेक्षित किया। उसने अरामाइक, यूनानी और खरोष्टी लिपियों का भी सम्मान किया। तो इस तरीके से उसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। यूनानी, प्राकृत और संस्कृत जैसी भाषाओं को और विविध धार्मिक संप्रदायों को समन्वित किया। उनके धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया अशोक ने।
धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया, संप्रदाय के लिए दान दिए। जैसे आजीवक के बारे में मैंने कहा कि आजीवक संप्रदाय को बारबर की गुफा उसने दान में दिया, भले ही वह बौद्ध को न मानता हो या बौद्ध धर्म का विरोधी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय के लिए क्या है, इतिहास में अमर है। उसकी शांति, उसकी अनाक्रमण और उसकी सांस्कृतिक विजय के रूप में अशोक का नाम भारतीय इतिहास में अमर है और इन्हीं अर्थों में उसे भारत का एक महान शासक कहा जाता है। क्लियर है? आगे चलें। अब देखिए मौर्य शासन, तो मौर्य शासन का महत्व, ठीक है, हेडिंग है। तो सबसे पहले राजकीय शासन या राजकीय नियंत्रण, ठीक है। तो कौटिल्य ने तो सप्तांग का सिद्धांत दिया है और कौटिल्य से बहुत सारा उसके राजकीय नियंत्रण पर प्रकाश भी पड़ता है। तो कौटिल्य ने राजा को सलाह दी कि जब वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रमों पर आधारित व्यवस्था, समाज व्यवस्था लुप्त होने लगे तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है। ठीक है, मतलब कौटिल्य का कहना था कि समाज में वर्ण व्यवस्था और वर्णाश्रम, मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था के माध्यम और वर्णाश्रम के आधार पर संचालित हो रही थी। तो कौटिल्य कहते हैं कि अगर ये चीजें लुप्त होने लगे तो राजा का कर्तव्य है कि वह वर्ण मतलब धर्म के आधार पर धर्म की स्थापना करे और धर्म प्रवर्तक के रूप में राज्य का संचालन करे। ठीक है, अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा कि राजा का आदेश अन्य आदेशों से क्या है, ऊपर है, यानी राजा का आदेश सर्वोपरि है। अशोक ने धम्म का प्रवर्तन किया, उनके मूल तत्वों को समझाने के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की। ठीक है, जैसे धम्म महामात्र हैं, राजूक हैं, इन सब की नियुक्ति की। राजाओं की सैन्य विजयों ने राजा की शक्ति में वृद्धि की। राजा के अंतर्गत निरंकुशता आई। राजा निरंकुश था लेकिन उस पर तमाम अंकुश लगे हुए थे, सामाजिक, धार्मिक और सारे। तो राजा मूलतः निरंकुश था लेकिन उस पर अंकुश सामाजिक क्रियाकलापों के माध्यम से स्थापित था। मौर्य शासकों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और उनके साम्राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो उस समय के जो बड़े महाजनपद थे, अंग, वैशाली, काशी, कोसल, अवंती, कलिंग, ये सब शामिल थे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने राजकीय नियंत्रण स्थापित किया। साम्राज्य, अब चूंकि साम्राज्य का स्वरूप बड़ा है तो साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए विशाल अधिकारी वर्ग की नियुक्ति की, गुप्तचरों की नियुक्ति की, गुप्तचरों का विस्तृत जाल बिछाया ताकि विदेशी शत्रुओं पर नजर रखें, संदिग्ध अधिकारियों के बारे में पता लगा सकें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ चल रहा हो। शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहते थे। हमने कहा ना कौटिल्य ने 18 तीर्थ 26 अध्यक्ष की चर्चा की है। तो जो टॉप क्लास के अधिकारी होते थे, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को व्यवस्थित करने के लिए एक बड़ी प्रशासनिक तंत्र भी तो चाहिए, तो जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे उनको तीर्थ के नाम से जाना जाता था। और उनमें जो शामिल थे उच्च कोटि, जो कैबिनेट जिसे हम कहते हैं, कि कैबिनेट में जो शामिल थे उसमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। ठीक है, ये चार जो उच्च कोटि के अधिकारी थे। कैबिनेट लेवल के जो अधिकारी हैं उनमें मंत्री हैं, पुरोहित है, सेनापति और युवराज, ये चार महत्वपूर्ण हैं। अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। ठीक है, और उच्च अधिकारियों का जो वेतन होता था वो 48,000 पण। ठीक है, उच्च जो अधिकारी हैं जैसे ये लोग हैं, इनका वेतन जो होता था बहुत हैंडसम सैलरी दी जाती थी, 48,000 पण दिया जाता था।
निचले अधिकारियों का वेतन 60 पर्ण और जो सबसे निचले होते थे उन्हें 10-20 पर्ण भी दिया जाता था। ठीक है, तो वेतन में भारी विषमता देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से अधिकारी तंत्र के माध्यम से, धम्म नीति के माध्यम से, राजा की निरंकुश मतलब राजा अपनी शक्ति के माध्यम से एक केंद्रीय शासन स्थापित करने में सफल रहा। ठीक है, आगे चलें। आर्थिक नियंत्रण, चूंकि कौटिल्य ने क्या कहा कि राजा को आर्थिक नीति पर नियंत्रण स्थापित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए जहां से कुछ कर प्राप्त किया जा सके। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए 27 अध्यक्ष नियुक्त थे। कितना? 27 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ये जो अध्यक्ष हैं वो कृषि, वाणिज्य व्यापार, बाट माप, कताई बुनाई, खान आदि शिल्पों के नियमन और नियंत्रण से संबंधित है। भाई तरह तरह की राज्य के अंतर्गत तरह तरह की आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। आपको पता ही है कि लोहे का प्रयोग धूमधाम से हो रहा है। तो कृषि हुआ, वाणिज्य व्यापार हुआ, खनन हुआ, बाट माप हुआ, इन सब जितनी आर्थिक गतिविधियां हैं उनके नियमन के लिए अध्यक्षों की नियुक्ति किया गया। ठीक है, राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। इसी क्रम में आप देखेंगे कि काठियावाड़ जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्र में जहां पानी का साधन बहुत उपलब्ध नहीं है, वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का विकास किया। सुदर्शन झील के माध्यम से लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया। तो राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता था ताकि जल वितरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करता था, जिससे कि उत्पादन बढ़े, राज्य की आय बढ़े। एक मजबूत आर्थिक आधार ही राज्य की मजबूती का आधार होता है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था है। अब देखिए, कौटिल्य कहते हैं कि कृषि कार्यों में दासों को निवेशित करना चाहिए। अब कलिंग का युद्ध हुआ, 1.5 लाख युद्ध बंदी लाए गए। तो ऐसा माना गया कि इन 1.5 लाख युद्ध बंदियों को कृषि कार्यों में लगाया गया। कृषि कार्यों में लगाने से कृषि की उपज बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, राज्य की आय बढ़ेंगे, एक बड़े क्षेत्र को आबाद किया गया होगा और राज्य की आय में वृद्धि हुई होगी। वैदिक काल तक आप देख रहे थे कि दासों को सामान्यतः घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, लेकिन अब दासों को 6 सेंचुरी बीसी से ही अब दासों को कृषि कार्यों में भी लगाया जाने लगा। और कौटिल्य ने तो इसके लिए पूरी तरीके से अपने अर्थशास्त्र में व्यवस्था भी की। ठीक है, कर प्रणाली की दृष्टि से मौर्य काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां से मौर्यों ने कर न प्राप्त किया हो। समझ रहे हैं? चाहे वो कृषि हो, शिल्पी हो, व्यापारी हो, सबसे उन्होंने कर वसूला। कर जो है निर्धारण का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था समाहर्ता, और सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षक होता था। समझ रहे हैं? कर नगद और अनाज दोनों रूपों में वसूला जाता था। अनाज के रूप में जो वसूला जाता था उसका भंडारण किया जाता था ताकि अकाल और अन्य स्थितियों में उसको राजा का सहयोग किया जा सके। उन्होंने कुछ सिक्के भी चलाए। उन सिक्कों पर मयूर, पर्वत, अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। ठीक है, यानी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र वाली रजत मुद्राओं का प्रचलन किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से मौर्यों ने आर्थिक नियंत्रण यानी अर्थव्यवस्था का पर नियंत्रण स्थापित किया। आगे चलें। ललित कला और वास्तुकला। ठीक है, मौर्य काल में तो मौर्य काल में पत्थर की इमारत बनाने का काम भारी पैमाने पर शुरू हुआ। मतलब इमारत, पत्थर की इमारत बनने लगे मौर्य काल में।
पत्थर के जो है इमारत बनाने में पत्थर के भवन बनने लगे। इस तरीके से मेगस्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र स्थित जो पाटलिपुत्र का मौर्य राजप्रसाद है वो उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। समझ रहे हैं? यानी पाटलिपुत्र का राजप्रसाद उतना ही भव्य है जितना ईरान में बना राजप्रसाद। पटना के निकट कुम्हरार है, एक जगह है पटना में कुम्हरार, पटना बिहार में, उसके निकट एक कुम्हरार स्थल है जहां से 80 स्तंभों वाले विशाल भवन का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये कुछ उस समय के महत्वपूर्ण स्थापत्य की तरफ इंगित कर रहे हैं। एक चीज और महत्वपूर्ण है कि जो मौर्य काल में शिल्पी थे ना, वो पत्थर पर पॉलिश करने की कला से परिचित थे। ठीक है, क्योंकि मौर्य काल के पत्थर आप जो देखेंगे, स्तंभ देखेंगे, उनमें जो पॉलिश की गई वो अभी तक है शानदार। तो मौर्य शिल्पी पॉलिश की कला में दक्ष थे। हर स्तंभ पांडुरंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े पर बना है, मतलब एकास्म, जिसे हम एक ही पत्थर पर बना हुआ है, बस उस पे शीर्ष भाग जो होता था वो ऊपर से जोड़ा गया, जैसे बैल शीर्ष, सिंह शीर्ष, इस तरह का है ना। तो एकास्म पत्थर के बने हुए हैं, जो स्तंभ हैं वो एकास्म पत्थर के बने हुए हैं। केवल उसका जो शीर्ष भाग होता था वो ऊपर से जोड़ा जाता था और उनमें तरासे गए सिंह साण विलक्षण वास्तुशिल्प के प्रमाण हैं। ठीक है, मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनवाने की परंपरा शुरू की। जैसे अब गया जिले में बारबर की पहाड़ियां हैं, अशोक ने बनवाई बारबर की गुफाएं, उसके पौत्र दशरथ ने भी बनवाई, उसमें एक लोमहर्ष ऋषि की गुफा है। सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़, ये अशोक ने बनवाई। और ये सब चीजें आपको एडवांस लेवल पर आपको पढ़नी होगी, अभी एनसीईआरटी के लेवल पे ये सारी चीजें हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बिहार क्या होता है, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। ठीक है, तो ये परंपरा गुफाओं को काटकर विहार बनवाने की परंपरा मौर्यों द्वारा शुरू की गई। ठीक है, यही कहने का आशय है। इसका सबसे पुराना उदाहरण क्या है? बारबर की गुफाएं, जो आधुनिक बिहार में है, गया जिले में है। ठीक है, बाद में भी देखेंगे कि इस तरह के जो गुफा हैं, गुफा विहार हैं, वो पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत के अंतर्गत भी प्रचलित हुए। ठीक है, तो ये मौर्यकालीन वास्तुकला रहा। अब देखिए मौर्य संस्कृति का प्रसार, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे कि मौर्य संस्कृति का प्रसार भी हुआ। जैसे मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति जो है उसका आधार क्या है? लोहा, लोहे का प्रयोग, आहत मुद्राएं, रजत मुद्राएं, लेखन कला का प्रयोग, उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड, इस समय के जो मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जाने जाते हैं, पकी ईंट, छल्लेदार कुओं का प्रचलन, और सबसे बढ़ के पूर्वोत्तर भारत में नगरों का उदय। तो ये मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति का आधार है। ठीक है, मध्य गंगा के मैदान की भौतिक संस्कृति के कुछ तत्व, कुछ परिवर्तनों के साथ हम देखते हैं कि बंगाल, उड़ीसा मतलब कलिंग, आंध्र और कर्नाटक में भी पहुंचते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में देखें तो बोगरा जिले में मौर्य ब्राह्मी लिपि में महास्थान। हमने कहा ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक महास्थान अभिलेख मिला है, वो कहाँ स्थित है? बांग्लादेश के बोगरा जिले में। ठीक है, दिनाजपुर जिले के बनगढ़ में उत्तरी काली मृदभांड पाए गए। तो बांग्लादेश में भी मौर्य संस्कृति का प्रसार हुआ। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में एक है जगह, उसका नाम है चंद्रकेतुगढ़, यहां से भी कुछ मृदभांड मिले हैं। ठीक है, तो चंद्रकेतुगढ़ से भी मिले हैं। इस बार 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में ये सवाल है कि चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है, तो आप कहाँ बताएंगे? पश्चिम बंगाल में, वहां से मृदभांड मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहां से भी मौर्य संस्कृति का प्रसार हो रहा है। उड़ीसा के शिशुपालगढ़ से भी मौर्यकालीन मृदभांड, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर और आहत मुद्राएं मिल रही हैं। तो इस तरीके से मौर्य संपर्क का ही परिणाम था
कि भारत में इस्पात बनाने की कला का प्रसार हुआ, यानी भारत के अन्य भागों में इस्पात बनाने की कला का प्रसार भी मौर्य संस्कृति का ही सबके ही संपर्क का परिणाम माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जो है मौर्य संस्कृति का भी प्रसार हुआ। प्रायद्वीपीय भारत में राज्य स्थापित करने की प्रेरणा मिली, जैसे कलिंग उड़ीसा के अंतर्गत चेदी राज्य की स्थापना हुई। दक्षिण भारत के अंतर्गत सातवाहन, ठीक है, बल्कि आगे चल के आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में है, दक्कन के अंतर्गत सातवाहन है और दक्षिण भारत के अंतर्गत चेर हैं, चोल है, पांड्य हैं, सतीपुत्र हैं। इन्होंने भी जो साम्राज्य का निर्माण किया उसकी प्रेरणा किससे मिली? मौर्यों से मिली। अशोक के अभिलेखों में भी चेर, चोल, पांड्य, सतीपुत्र, ताम्रपर्णी, श्रीलंका के क्षेत्र का मौर्य जो है साम्राज्य की सीमा के रूप में उल्लेख किया गया। तो प्रायद्वीपीय भारत में राज्य निर्माण के क्षेत्र में, भौतिक संस्कृतियों के प्रसार में, इस्पात के प्रसार में, इन सब के क्षेत्र में मौर्य संस्कृति के संपर्क का एक बड़ा परिणाम माना जा सकता है। ठीक है, आगे चले। अब देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। अलग अलग विद्वानों द्वारा मौर्य साम्राज्य के पतन की अलग अलग व्याख्या की जाती है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के रूप में चीजें दी गई हैं उसे मैं यहां चर्चा करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले है कि ब्राह्मणों का विरोध, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। दरअसल हमने देखा कि अशोक के अंतर्गत वैदिक क्रियाकलापों की पूर्णतया उपेक्षा की गई। अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया, धम्म का उसने प्रचार प्रसार किया। जिस तरीके से वो कहता है कि बहुत शानो शौकत, रंगरेलियां, भव्य समारोह ये सब नहीं होने चाहिए। ठीक है, धम्म के माध्यम से उसने एक आचरण संहिता का जो है पूरे साम्राज्य में प्रसार किया। अब क्या हुआ कि जो ब्राह्मण वर्ग था उसकी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था वैदिक कर्मकांड, यज्ञ करना, वैदिक पूजन करना, उससे वो उनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत हुआ करता था। और अशोक ने इन वैदिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया। तो इससे क्या हुआ? ब्राह्मणों में एक प्रतिक्रिया हुई। वही बात कही जा रही है कि अशोक की नीतियों से ब्राह्मणों को क्या हुआ? भारी क्षति का सामना करना पड़ा। अशोक के यज्ञ विरोधी रुख के कारण ब्राह्मणों की दान दक्षिणा की में क्या हुआ? भारी गिरावट आई। और यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात जो मौर्य साम्राज्य में शासक हुए उन्होंने वैदिक यज्ञों को पुनर्जीवित किया, जिसकी अशोक ने उपेक्षा की थी। ठीक है, जैसे आगे शुंग वंश आएगा, कण्व वंश आएगा, वो सब ब्राह्मण थे और उन सबों ने वैदिक कर्मकांडों को पुनर्जीवित किया। बौद्धों के प्रति उन्होंने कठोर रुख अपनाया। ठीक है, दूसरा है वित्तीय संकट। सेना, प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले खर्च से वित्तीय संकट खड़ा हो गया। देखिए, मौर्यों के पास एक विशाल सेना थी, एक लंबे प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनको वेतन देना पड़ रहा है। 48,000 पण से लेकर 10-20 पण तक वेतन नगद में दिए जा रहे हैं। तो इसने एक वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न की। और दूसरी बात देखिए, साम्राज्य का एक स्वरूप तो बन गया, लेकिन अब साम्राज्य प्रसार यानी कि साम्राज्य का विस्तार नहीं हो रहा था। तो आय के अतिरिक्त साधन, आय के अतिरिक्त स्रोतों का सृजन नहीं हो रहा था, आमदनी फिक्स हो गई। ठीक है, तो अब जो है इसने वित्तीय संकट का रूप धारण किया। और कहा जाता है कि अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि पूरा खजाना उसका राजकोष क्या हो गया? खाली हो गया। तो इससे भी क्या आया? साम्राज्य में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। और इस दान का परिणाम ये रहा कि अपने अंतिम अवस्था में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए मौर्यों ने सोने की देव प्रतिमाएं तक गला दी। भाई वेतन को, अधिकारियों को वेतन देना है, जो उसके नियमित खर्च हैं वो तो बने ही रहेंगे। तो इस तरीके से वित्तीय संकट ने मौर्य साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अगला है कि दमनकारी शासन। हमने देखा कि बिंदुसार के समय में
तक्षशिला में विद्रोह हुआ। वहां के नागरिकों ने विद्रोह किया। किसके विरुद्ध किया? अमात्य, यानी जो प्रांतपति हैं, प्रांतों में जो शासन जो नियुक्त हैं, उनकी दमनकारी नीतियों से के विरुद्ध लोगों में क्या हुआ? लोगों ने विरोध किया। और तक्षशिला में आपने देखा कि सुसीम को हटा के अशोक को भेजा गया। अशोक ने वहाँ के लोगों की शिकायतों को दूर किया और व्यवस्था स्थापित की। लेकिन केवल तक्षशिला तक का ही मामला नहीं है ना, इतने बड़े साम्राज्य में अलग अलग प्रांत हैं, तो ये दमन हर क्षेत्र में बने रहे और जिससे कि नागरिकों में मौर्य प्रशासन को लेकर असंतोष रहा। ठीक है, तो साम्राज्य के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण प्रांतों में अमात्यों का दमनकारी शासन था। बिंदुसार के समय में हमने देखा कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ। अशोक की नियुक्ति के पश्चात नागरिकों की शिकायतें दूर हुई और अंत में अमात्यों द्वारा, लेकिन अन्य प्रांतों में अमात्यों द्वारा जो दमन किया जा रहा था, यानी अमात्यों के क्रूरतापूर्ण शासन का अंत तो नहीं किया जा सका। तो इसलिए जो है ये भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। दूरवर्ती क्षेत्रों में नए ज्ञान की पहुंच। ठीक है, देखिए, दूरवर्ती क्षेत्रों में नए ज्ञान की पहुंच मतलब ज्यों-ज्यों मध्य गंगा घाटी क्षेत्र से बाहर वाले प्रांतों में लोहे का प्रयोग बढ़ता गया, मतलब अन्य क्षेत्र, भारत के अन्य प्रायद्वीपीय भारत के अन्य क्षेत्रों में जब लोहे के प्रयोग में वृद्धि हुई, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई, समझ रहे हैं आप लोहे का प्रभाव, त्यों त्यों मौर्य साम्राज्य का ह्रास और पतन होता गया। समझ रहे हैं, यानी राजा की शक्ति में वृद्धि हो रही है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, आर्थिक आधार सुदृढ़ हो रहा है, तो मौर्य साम्राज्य के केंद्रीकरण का ह्रास होगा। जो अन्य क्षेत्र के शासक हैं वो अपनी स्वतंत्रता घोषित करेंगे। इसी क्रम में आप देखेंगे उड़ीसा में चेदी वंश की स्थापना होगी, दक्कन में सातवाहन की स्थापना होगी। ठीक है, अन्य क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में भी राज्य स्थापित होंगे। इनको इसी संदर्भ में समझे जाने की जरूरत है। तो दूरवर्ती क्षेत्रों में नए ज्ञान की पहुंच का आशय है कि जो मध्य गंगा क्षेत्र से बाहर वाले प्रांतों में लोहे का प्रयोग बढ़ता गया, त्यों त्यों मौर्य साम्राज्य का ह्रास और पतन होता गया। इसका अर्थ है कि लोहे ने राजा की शक्ति में वृद्धि की, आर्थिक आधार, साम्राज्य का आर्थिक आधार सुदृढ़ किया और ऐसे क्षेत्रों में नए साम्राज्यों के उदय को प्रोत्साहन मिला, जैसे कलिंग में चेदी वंश, जो खारवेल उसका एक महत्वपूर्ण शासक है, और दक्कन में सातवाहन वंश, ऐसे जो है वंशों का उदय हुआ। नेक्स्ट है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। ठीक है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के प्रति उपेक्षा की नीति और चीन की महादीवार। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। मौर्य शासन के पश्चात का जो समय है उसको हम मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं, और मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे कि बहुत सारी राजनीतिक इकाइयां देखने को मिलेंगी। एक तरफ देसी शासक हैं और दूसरी तरफ विदेशी शासक हैं। देसी शासकों के अंतर्गत शुंग और कण्व आएंगे, और भी हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में शुंग और कण्व का उल्लेख है। विदेशी शासकों के अंतर्गत हम देखेंगे कि यूनानी हैं, शक हैं, पार्थियन हैं, कुषाण हैं, ये विदेशी शक्तियों के अंतर्गत हैं। दरअसल जो शक हैं, यूनानी हैं, ये खानाबदोश जातियां हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शकों की है। भारत में शकों के विरोध के वजह से यूनानियों ने भारत की तरफ आया, प्रवसन किया, और फिर चूंकि चीन में इन खानाबदोश जनजातियों के विरुद्ध महादीवार खड़ी कर दी कि अपनी सुरक्षा कर ली थी, तो उधर उनका विस्तार हो नहीं सकता था। तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से दर्रों के माध्यम से इन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर, सीमा प्रांत क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाया और धीरे धीरे गंगा घाटी तक इन्होंने अपना विस्तार किया। ठीक है, तो खानाबदोश सीथियन यानी शक चीन और भारत के अस्थायी साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न किए। ठीक है, चीन का एक शासक है
सी हुआंगती, ठीक है, उसने शकों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए 220 ईसा पूर्व में चीनी महादीवार बनवाई, जबकि अशोक ने ऐसा कोई उपाय नहीं किया। मतलब ये जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ये जो खानाबदोश जाति हैं, यूनानी हैं, इनके विरुद्ध कोई मजबूत नीति नहीं बनाई गई। चीन ने जैसे महादीवार बना के इनसे अपनी सुरक्षा किया, वैसी सुरक्षा भारतीय शासक मुख्यतः अशोक द्वारा नहीं किया गया। आगे एक के बाद एक आक्रमण हुए और इसने भी मौर्य साम्राज्य के आधार को ध्वस्त कर दिया, ठीक है। और इसी क्रम में 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। शुंग शासक ब्राह्मण थे, इन्होंने वैदिक कर्मकांड को पुनर्जीवित किया, बौद्धों के प्रति कठोर नीति अपनाई गई, ठीक है। शुंग के पश्चात कण्व वंश आता है और कण्व वंश भी ब्राह्मण हैं, और इस तरीके से आपके इस क्षेत्र से एक केंद्रीय शासन का समाप्त होता है। अब हम देखेंगे, अब ये जो शुंग और कण्व हैं वो बेसिकली मौर्योत्तर के भाग हैं, लेकिन हम यहाँ चर्चा कर दिए हैं। अब भारत पर विदेशी आक्रमण होंगे, बहुत सारी विदेशी शक्तियाँ आएंगी, जिनमें सबसे पहले यूनानी आएंगे, फिर शक आएंगे, फिर पार्थियन आएंगे या पल्लव जिसे कहते हैं, शक पल्लव, और फिर कुषाण आएंगे। और फिर हम देखेंगे कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजनीतिक इकाइयाँ स्थापित होंगी, और फिर इन सारे तत्वों का भारतीय समाज के अंतर्गत आत्मसातीकरण कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आज का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। इसे बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमारी टीम से संपर्क करिएगा, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तो मध्य एशिया के साथ भारत का संपर्क, इसे ही हम मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं, जब मध्य एशियाई शक्तियां भारत के अंतर्गत आती हैं और भारत में साम्राज्य स्थापित करती हैं। तो देखेंगे कि कौन कौन सी शक्तियां आईं, उनका क्या प्रभाव रहा, उनका क्या परिणाम रहा। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।